गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल कला वर्ग में और आप हैं अंचला आर्या के साथ। बेटा, जो हमने ये चैनल बनाया है कला वर्ग, ये विशेष रूप से उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। वैसे ये चैनल सभी के लिए है और इस पर जितनी भी वीडियो डाली जाएंगी, जो भी विषय पढ़ाए जाएंगे, वो सभी विषय, उन सभी विषयों की जो वीडियो है वो बिल्कुल फ्री रहेगी आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप अपने इस चैनल पर उपलब्ध होने वाली सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी इन वीडियो का लाभ, इस पढ़ाई का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उठा सकें। ये विशेष रूप से दिल्ली का जो पाठ्यक्रम है NCERT, उस पर बेस्ड है। NCERT की पुस्तकें हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे और विशेष रूप से मैं पढ़ाऊंगी राजनीति विज्ञान। और हमारी जो आज की वीडियो रहेगी ये बल्कि 12th क्लास का जो पाठ्यक्रम है, NCERT की बुक है 12th क्लास की। 2 किताबें हैं 12th क्लास में राजनीति विज्ञान विषय की। पहली बुक है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी पुस्तक रहेगी स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इसके माध्यम से हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, शीत युद्ध का दौर। समकालीन विश्व राजनीति पहली पुस्तक है, उसका पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, बेटा, प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रत्येक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। कंडीशन बहुत ख़राब रही है लॉकडाउन के दौरान। बहुत सारे परिवारों के रोज़गार जो है वो ठप हो गए हैं, काम ठप हो गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है और साथ में परिवारों को, पूरी फैमिली को सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने ये अपना चैनल बनाया है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, शीत युद्ध का दौर। और हाँ जी, एक बात और, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, शॉर्ट में नहीं पढ़ाए जाएंगे। एक छोटी से छोटी जानकारी भी जो होगी चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको दी जाएगी। तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय से पहले ये देखिए, एक इसमें चित्र दिया हुआ है, एक फ़ोटो दी हुई है। देखिए ये फ़ोटो क्या है, ये दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। ऊपर के 2 चित्र दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत गणराज्य की विजय को दर्शाते हैं। और अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जीमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए, और दूसरा साम्यवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइंस्टेन बिल्डिंग, बर्लिन, जर्मनी पर अपना झंडा फहराते हुए। ठीक है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की फ़ोटो है। हमारे वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, 2 विश्व युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। तो जो हम यहाँ शीत युद्ध की बात कर रहे हैं, ये 1945 के बाद का जो दौर है उसमें शीत युद्ध चला था। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि शीत युद्ध है क्या। उससे भी पहले हम परिचय देखते हैं। देखिए परिचय में क्या है, यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है, एक बेस प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। इसलिए यह उचित है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से
यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन दोनों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है टॉपिक है, सब टॉपिक है वो है क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अब ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, इसको जानने से पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है शीत युद्ध, शीत युद्ध को हम समझ लेते हैं। देखो शीत, शीत से क्या पता चलता है, ठंडा, और युद्ध लड़ाई, तो ठंडी लड़ाई, तो शीत युद्ध से हमें पता चला ठंडी लड़ाई। अच्छा आप बताइए शीत युद्ध का मतलब होता क्या है। तो ज़्यादातर बच्चों को क्या लगेगा, या तो ठंडी लड़ाई जो ठंड में हुई होगी ऐसी कोई लड़ाई होगी शीत युद्ध, है ना, क्योंकि शीत युद्ध का नाम अब से पहले आपने नहीं सुना। तो बेटा शीत युद्ध का मतलब होता है एक ऐसा युद्ध जो दो महाशक्तियों के मध्य लड़ा गया। वो दो महाशक्तियाँ हमारे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आई। वो दोनों महाशक्तियाँ क्या कौन कौन सी थी, एक तो सोवियत संघ थी और दूसरी थी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो जो शीत युद्ध है वो एक वैचारिक संघर्ष भी था, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी। कौन कौन सी, अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा और सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा। इन दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष इसी बात को लेकर के था कि किस तरीके से विश्व में ये अपनी अपनी शक्तियों को, अपनी अपनी विचारधारा को किस तरीके से ज़्यादा फैलाएं, किस तरीके से ज़्यादा देशों में ये अपनी विचारधारा को लागू करें। तो इन विचारधारा का जो ये वैचारिक संघर्ष था यही शीत युद्ध था। शीत युद्ध एक ऐसा वैचारिक संघर्ष था जिसमें जो हम कह सकते हैं जो दो भीमकाय शक्तियाँ थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि शीत युद्ध दो भीमकाय शक्तियों के मध्य होने वाला युद्ध है। तो भीमकाय शक्तियाँ, बहुत बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया वह शीत युद्ध था। ठीक है, और अपनी अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए लड़ा गया युद्ध शीत युद्ध था। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें युद्ध की संभावनाएं तो निरंतर बनी रही थी कि अब होगा युद्ध, अब होगा युद्ध, अब होगा, अब हो ही जाएगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ। वैश्विक स्तर पर छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन वैश्विक स्तर पर कोई भी युद्ध नहीं हुआ, कोई भी रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। वैचारिक संघर्ष चलता रहा था निरंतर। दोनों महाशक्तियाँ थी अपनी विचारधारा को फैलाने पे लगी हुई थी, कहीं आर्थिक सहायता के माध्यम से, कहीं जोर जबरदस्ती के माध्यम से, जिस भी तरीके से उचित समझे उस तरीके से, उचित और अनुचित हर तरीके से अपनी अपनी विचारधारा को लागू कराने के प्रयास कर रहे थे ये कि विश्व में हमारी विचारधारा का दबदबा हो जाए। ये था शीत युद्ध। अब है सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संकट। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा जो था अमेरिका से सटा हुआ, अमेरिका से कुछ दूरी पर स्थित एक द्वीपीय देश था और इस पर सोवियत संघ का शासन था। ठीक है, साम्यवादियों का शासन था सोवियत संघ का। तो इस पर हुआ क्या था कि सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे तैनात कर लिए थे, सैनिक अड्डा बना लिया था इसको, और इसकी जो खबर थी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को काफ़ी समय बाद लगी थी। तो फिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कैनेडी, उनको डर होने लगा कि भाई
कहीं ऐसा ना हो कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ के जो हमारे राष्ट्रपति हैं, सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे देश पे आक्रमण करना चाह रहे हो, क्योंकि अमेरिका पहली बार इतने करीबी निशाने पर आया था। क्यूबा क्योंकि अमेरिका से सटा हुआ था, अमेरिका के पास था, बहुत कम दूरी पर था, और पहली बार इतने तकड़े निशाने पर अमेरिका आया था कि यदि उस पर आक्रमण कर दिया जाए तो तृतीय विश्व युद्ध होना तय है, क्योंकि पावर अमेरिका के पास भी कम नहीं है और पावर सोवियत संघ के पास भी कम नहीं है। तो इसी तरीके से फिर जब अमेरिका के राष्ट्रपति को पता चला कि भाई ये जो सोवियत संघ के जहाज़ हैं ये तो हमारे देश की तरफ आगे को बढ़ते जा रहे हैं, सेना के जो ये बड़े बड़े जहाज़ हैं, इनके सैन्य अड्डे हैं, ये बना लिया था, तो उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को पता चला, उन्होंने फिर सोवियत संघ के राष्ट्रपति से बात की कि भाई ऐसा है कि या तो इनको तुम वापस ले जाओ, नहीं तो युद्ध होकर रहेगा, और प्रथम विश्व युद्ध से हम पहले ही इतनी बड़ी मार झेल चुके हैं, पूरा विश्व झेल चुका है, तो किसी भी हालत में ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। तो आपसी बातचीत के माध्यम से इस जो युद्ध है, ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है, ये जो संकट था ये अमेरिका के लिए संकट था, ठीक है। ये उन्होंने बात मान ली सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने कि चलो कर लेते हैं हम वापस इसको। तो काफ़ी लंबी बातचीत चली इनकी, और उसके बाद सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जॉन एफ कैनेडी की बात मान ली, और अपने इन जंगी बेड़ों को, जो जहाज़ थे उनके, पानी के जहाज़ थे ये अस्त्रों शस्त्रों से लदे हुए, उनको फिर उन्होंने वापस कर लिया, वापसी का रुख ले लिया। नहीं तो तनातनी ऐसी बन गई थी कि उधर से अमेरिका ने भी अपने जहाज़ उतार दिए थे, और इधर से सोवियत संघ ने तो उतार ही रखे थे। तो किसी दोनों की तरफ से, हर तरफ से ये कोशिश की गई थी कि तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सके, अमेरिका के ऊपर हमला ना हो। यही था हमारा क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। कास्त्रो का तख्ता पलट हो गया और क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता भी देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका जो था नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया था। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी थी। प्रॉपर टाइम आ गया डिटेल में। देखो मैंने वहाँ आपको शॉर्ट में बताया था, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें बताई जाएगी कि अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद इसकी भनक लगी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा में मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव सन 1945 में यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता, अतः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख ले लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा
इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में लगे रहे, संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन तथा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था। अमेरिका की जो विचारधारा थी, उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक। पूर्वी गठबंधन का अगुवा था सोवियत संघ और इस गुट की जो प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब शीत युद्ध क्या है, मैं आपको पहले शॉर्ट में बता चुकी हूँ कि शीत युद्ध है क्या। एक ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध की संभावना निरंतर बनी रहे। अब देखो, हमने देखा ना क्यूबा मिसाइल संकट में युद्ध अब होगा, युद्ध अब होगा, युद्ध अब होगा, बातों के माध्यम से वो टल गया, आपसी सुझाव के माध्यम से। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक पूर्ण पड़ाव सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका तथा सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, जापान और इटली कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। और देखो, हमने देखा मित्र राष्ट्रों में अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ थे। ठीक है, तो इसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ थे और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली एक साथ था। अब जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, अब ये देखो फिर ये इनकी धुरी राष्ट्रों की हार हो गई, मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई। तो धुरी राष्ट्रों की हार के बाद और जब मित्र राष्ट्रों की विजय हुई तो दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्त थे, साथ थे मित्र राष्ट्रों में, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म और पावर सबको चाहिए, तो भाई अलग अलग हो गए। अब क्या था, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, जापान और इटली के हाथों में थी, है ना। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे और जापान को घुटने टेकने पड़े थे। और जो परमाणु बमों के नाम थे, ये पूछ लिया जाता है, परमाणु बमों के नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिरने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। शीत युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहा था। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुके थे।
इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व को किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण था। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं था। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम हो जाती है। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाला जो विध्वंस को औचित्यपूर्ण कभी भी नहीं ठहराया जा सकता। अब दोनों जो परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों देशों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है ये तय करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उससे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध कहते हैं। रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। ठीक है, मतलब क्या, रोग या अपरोध। जब देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करे, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे कहते हैं अपरोध। मतलब अपरोध का मतलब होता है रोकना। अब रोकना के इसमें आएगी बात शक्ति संतुलन की। शक्ति संतुलन मतलब दोनों के पास बराबर की पावर है, दोनों बराबर के शक्तिशाली हैं, दोनों महाशक्तियों के पास एक से बढ़ के एक परमाणु बम है। इसी वजह से कि अगर हमने उनके ऊपर आक्रमण किया तो वो भी हमारे ऊपर उसी तरीके से आक्रमण कर देंगे, तो जान माल की हानि दोनों देशों को होगी। इसीलिए इसको हम अपरोध की स्थिति कहते हैं, शक्ति संतुलन कहते हैं इसको। एक ने किसी के ऊपर हमला किया, वो बर्बाद हुआ, लेकिन फिर भी उसके पास इतने हथियार बच गए कि वो दूसरे को बर्बाद कर सके। ये अपरोध है। इसको रोग और संतुलन का तर्क कहा गया। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका, क्योंकि दोनों के पास बराबर की शक्ति थी। इसको शक्ति संतुलन ने रोक रखा था। इसकी तासीर ठंडी रही। परस्पर अपरोध की स्थिति ने युद्ध को नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को ना रोक सके। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे, एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट अमेरिका का गुट, पूर्वी गुट सोवियत संघ का गुट। हाँ जी। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन दोनों देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दो महाशक्तियों और उनके अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो, तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। बेटा, जो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ, हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां उभर कर आई, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, एक पूर्वी गठबंधन और एक पश्चिमी गठबंधन। इसी को ही दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्व में शक्ति के दो ध्रुव हो गए, अमेरिका और सोवियत संघ। यही विश्व दो ध्रुवों का हो गया, इसको ही दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? ध्रुव क्या होता है? जिसके चारों तरफ सब घूमते हैं। अब ये जो दो महाशक्तियां थी, पूरा विश्व इन्हीं के चारों तरफ घूम रहा था। ये दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ।
अब इसको डिटेल में देखते हैं। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बंट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन्होंने सोवियत खेमे में शामिल होना ज़्यादा अच्छा समझा, इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाए। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की अमेरिका ने, पश्चिमी गठबंधन ने, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला होता है तो उसे गठबंधन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला समझेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार से पूर्वी गठबंधन ने वार्सा संधि बनाई। वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की और इसकी स्थापना 1955 में हुई और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। तो देखो, जो पश्चिमी गठबंधन था, पश्चिम अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन बनाया गया, एक सैन्य संगठन बनाया गया जिसका नाम था नाटो जो था वो 12 देशों ने मिलकर के बनाया था और इसमें ये कहा गया था कि यदि किसी एक देश के ऊपर भी आक्रमण होता है तो सारे देश उसे अपने ऊपर आक्रमण समझेंगे और सभी देश मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी के जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा संधि बना दी और वार्सा संधि में शामिल वार्सा संधि भी सैन्य संगठन था। इनका जो उद्देश्य था, इनका काम क्या था? इनका काम था नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना, यूरोप में मुकाबला करना। अब शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर तरीके से शामिल करने पे तुले हुए थे अपने अपने गठबंधन में सभी। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों ने सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन सीटो फुल फॉर्म आ जाती है, सीटो की फुल फॉर्म लिखो तो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा गया। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस की चंगुल से मुक्त जो नए स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो ना बैठे। अभी तो आज़ाद हुए हैं, कहीं दोबारा से हम गुलाम ना बन जाए, सोवियत संघ और अमेरिका जोर जबरदस्ती हमको अपना फिर से गुलाम ना बना ले। गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी। साम्यवादी चीन की
1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। सन 1969 में 1969 में इन दोनों देशों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई क्या ज़रूरत थी? दोनों अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते थे, अपने अपने विचारधाराओं को पूरे विश्व पर लागू करना चाहते थे। ये ज़रूरत थी भाई गुट बनाने की। गुट बनाने से मजबूत हो जाएंगे, है ना। हम वो है ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो ये बंद मुट्ठी बनकर रहना चाहते थे, ठीक है। ये मतलब जब हम एकजुट हो जाते हैं, अब देखो चांटा लगाओ किसी को, है ना, ऐसे खुले हाथ से चांटा लगता है ना। अब चांटा लगाओ तो उतनी तेज नहीं लगेगा, और गुस्सा मारो तो सारे हाथ को जोड़ के गुस्सा मारो जरा। तो यही इन्होंने अपनाया था। ये चाहते थे कि मतलब हम अपना गठबंधन बनाएं, एक साथ जुड़ कर के रहे। तो ये बिल्कुल मुक्की की तरह बनकर रहना चाहते थे। अच्छा जी, कहाँ पहुँच गए थे हम? अच्छा, 1969 में इन दोनों देशों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस आंदोलन ने पढ़ लिया था ये हमने। चलिए कोई बात नहीं। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब गुट बनाने की जरूरत पता चल गई ना। गुट बना के मारो तो अच्छे से लगता है फिर, है ना। हम किसी को बेहोश कर सकते हैं, यही वाली बात। तो आखिर अपने परमाणु हथियार और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। अब ये छोटे छोटे देश थे जिनको महाशक्ति अपने कब्जे में लेना चाहती थी। अब क्या ज़रूरत थी भाई, छोटे छोटे देश महाशक्ति के काम के थे। अब देखो, पहला कारण है महत्वपूर्ण संसाधन। छोटे छोटे देशों में खनिज और तेल थे, ये महत्वपूर्ण संसाधन थे। महाशक्ति ने अपने कब्जे में ले लेगी तो फिर वो इनसे कम दामों में, फ्री में, मुफ्त में, छोटी मोटी सहायता देके इन सबसे ये चीज़ें प्राप्त कर सकती थी। भूक्षेत्र से क्या करते, अपने अपने जो है सैनिक अड्डे बना लेते, और जो पड़ोसी कोई उनका दुश्मन होता उसके ऊपर नज़र रख लेते और सेना का संचालन करते, वहीं के लोगों का इस्तेमाल करते। इसीलिए ये इनके काम के थे। सैनिक ठिकाने देखो, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे, उन्हीं को ही तो सेना में शामिल कर दिया, ठीक है। और वहीं से ही अपना छोटे मोटे काम जो है वहीं से ही निकाल लिए और अपना काम चला रहे हैं। तो इन तरीके से ये छोटे छोटे जो देश थे, ये बड़ी बड़ी सेना, बड़ी बड़ी जो महाशक्तियाँ थी, उनके बड़े काम के थे। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बना देते हैं। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुट में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। इसके बाद है शीत युद्ध के दायरे। अपने इस वीडियो में बेटा हम यहीं तक पढ़ेंगे, और शीत युद्ध के दायरे और इसके आगे का जो पार्ट है, हमारा चैप्टर है, उसको हम अपने सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि प्रत्येक बच्चा इसका लाभ उठा सके। ये वीडियो बिल्कुल मुफ्त में है, आपके लिए बनाई गई है, आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है। हमारा चैनल भी आपके लिए ही है। तो बच्चों बेटा ध्यान रखो कि जो भी ज़रूरतमंद है उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाओ।
थैंक यू बेटा।